जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स एंड पेड़ों की बात कर रहे हैं, पहाड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच बदली, हम भीतर से बदले, जो हमारे एक्शंस हुए उस बदलाव से वही झलक रहे हैं हमारे क्लाइमेट में। अब हमें जल्दी से दिल्ली पहुंचना है, कितने भी पेड़ काटिए, अब 11,000 पेड़ काटिए, इतनी हमें क्या जल्दी है। जगह जगह आप जहाँ देखिए डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ सबसे पहले काटे जा रहे हैं। आपने इतना चौड़ा रोड एक्सप्रेस वे बना दिया, 2.5 घंटे में लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली देहरादून, विच इज एक्सट्रीमली डिबेटेबल। 2.5 घंटे में कोई नहीं पहुंचने वाला। 5.5 मीटर्स के बजाय 10 मीटर का रोड बनाया जा रहा है। जो स्लांट पर काटा जा रहा है रोड, वो 40 डिग्रीज मेंटेन नहीं कर रहा, फिर उसको 90 डिग्रीज पे काट दीजिए, क्या होगा? कॉमन सेंस मिट्टी नीचे गिरेगी ना। अपने नेताओं के पास जाते थे तो अक्सर हमें ये सुनने को मिलता था, आप 5 लोग ही है ना, जब आपके साथ मासेस होंगे, जनता होगी, तब आपकी सुनवाई होगी। एक थर्मोमीटर लेके एक पेड़ के नीचे जो मिट्टी है उस पे टेम्परेचर लिया, एक लिया था कंक्रीट पर, टार वाले रोड पर, 28 डिग्री का फर्क था। अगर आप सुबह वॉक के लिए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो झाड़ू मार के कूड़े का ढेर लगा के उसमें आग लगा रहा है, आपको पता होना चाहिए पहले कि उन पत्तों से भी पॉइजनस गैस निकलती है। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल गेस्ट लाए हैं। इनका नाम है मिस ईरा चौहान। शी इज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर। आई होप you stick to the end of the podcast. Yeah, I just wanted to understand you. I was going through your bio, and you studied. You did your grad from Miranda House and all of that. You're a mindfulness practitioner. You're a freelance journalist also. Now you are an environmentalist. You go on various different literature festivals and had opinions on the ecology of the city and the state of Uttarakhand and all of that. I want to understand what transpired your journey from where you were 10, 15, 20 years back to what you're doing right now. What's the journey been like, and how did you become an environmentalist, so to speak? तो मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, तो एक जगह से दूसरे जगह जब हम जाते थे तो जो हमारा पैकिंग होती थी, जो ट्रक था उसमें पौधे ज्यादा होते थे और सामान कम। तो मेरी माँ का बहुत रुझान था हमेशा से, और शी वाज वेरी पेड़ लगाना, जहां पर भी पोस्टिंग होती थी बहुत सुंदर, एंड गार्डन कॉम्पिटिशन होते थे वो जीतती थी। पानी के लिए उनकी जागरूकता बहुत थी कि भाई वेस्ट मत करो। तो एक तो मेरी माँ थी, फिर मेरी नानी थी, वो बस्तर की थी। तो हम जब छोटे थे जो कहानियां सुनते थे वो जंगल की, ट्राइबल्स की और पेड़ों के बारे में, तो वो एक वहां से भी एक वो था। थोड़े बड़े हुए तो नानी के घर जाते थे तो बहुत सुंदर फूल, करौंदे के झाड़, कद्दू के फूल के पकौड़े, जो बचपन की एक मेमोरीज होती हैं। देन अलग कैंटोनमेंट्स में जाके जब रहे तो एक दिन मैं कुछ लिखने बैठी तो बिना सोचे हुए, नॉट कॉन्शियसली प्लानिंग, पर मेरी जो स्मृतियां थी, जो यादें थी, वो शुरू हुई मेरी पेड़ों के साथ जो यादें थी। तो वो इमली का पेड़ जिस पर मैं चढ़ी थी, और मैंने इमली लेने के लिए, एक छोटा सा लड़का था, मेरे पास माँ की एक अंगूठी थी, और मैं इतनी छोटी थी तब कि समझ नहीं थी कि ये महंगी अंगूठी है, और मैं तो चढ़ नहीं सकती थी, वो लड़का चढ़ा हुआ था, तो मैंने उसको वो रिंग देकर और उसे इमली ट्रेड की थी। तो इस तरह की छोटी छोटी, जंगल जलेबी का पेड़, वो शहतूत का पेड़, जहाँ सारे ऑफिसर्स, जो हम जहाँ फैमिलीज रहती थी, हम सारे बच्चे जो उधर शहतूत उगते थे तो हम कैसे उस पर चढ़ते थे। बड़ा सा पेड़ था, कचनार का पेड़, उसके फूल की जो सब्जी बनती थी। तो मेरी जो यादें थी वो पेड़ों से, जंगल से बहुत ही वो बिल्कुल वहीं से शुरू हो रही थी। काफी यादें उन्हीं से जुड़ी हुई थी। सो ये तो था ही, प्लस मेरे फादर हर विंटर में, मुझे याद है बहुत समय तक, कि हम लोग हर बार अपने गांव जाते थे, और वहां वो खेत फिर से क्या करें, और हमारे समय में तो ये कोई ऐसा इंटरनेट और ये सब खास था नहीं, तो हमारा ज्यादातर समय बगीचे में जाकर, पेड़ पर चढ़कर, वहां पर भी हम शहरों कजन्स होते थे, तो मुझे वहां की भी याद है कि कैसे एक पेड़ पे हमारे बैलगाड़ी को आगे ऐसे लगा के बिना बैलों के हमें चढ़ा दिया गया। हम चढ़ गया, बहुत खुश हो गए कि आम खाने को मिलेंगे, और फिर मेरे कजन्स ने नीचे से वो गाड़ी हटा दी। अब पूरे गांव में ढूंढा जा रहा है कि तीनों लड़कियां कहाँ हैं। हम तीनों बहनें वहां आम ही पेड़ पे बैठे थे। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं जो पेड़
पर्यावरण बहुत, वहां मुझे बहुत खुशी मिली। सो वो बीच तो वहां से था ही, एक लगाव था और एक खुशी महसूस होती थी। फिर बड़ी हुई धीरे धीरे इसी माहौल में, और जब मेरी शादी हुई तो 96 में, शादी के बाद, तब उससे पहले मैं दिल्ली में काम कर रही थी और प्लान ये था कि वापस जाके वहीं अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है, पूरा घर वर सेटअप करके हम लोग। पर जब हम यहाँ आए मैंने देखा देहरादून इतना सुंदर, और तब तक दिल्ली में रोड रेज, भीड़ भड़का, गर्मी, पोल्यूशन सब बढ़कर आए, सब कुछ लोग भी बदल चुके थे, गुस्सा था। जहाँ मुझे अपने वर्क प्लेस पहुंचने में 15 मिनट लगते थे, अब 40 मिनट लगने लगे थे। तो जब मैं वहां से इधर आई 96 में, मैंने कहा वाह, मतलब मैं तो ये कहते हैं ना, वो इंस्टेंटली मुझे मोहब्बत हो गई इस शहर से। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम तो यहाँ रहेंगे, हम दिल्ली में करेंगे। और आई एम सो ग्लैड कि वो डिसीजन, हाँ, क्योंकि इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस कि मेरी बेटियां यहाँ बड़ी हुई, बच्चों को पालने के लिए बहुत अच्छा शहर था, बहुत शांति थी, लोग बहुत सुलझे हुए थे, लाइक दिस ए सिटी ऑफ ग्रीन हेजेस एंड ग्रे हेयर्स, बिल्कुल वो माहौल था, शांत, सुंदर, हरा। सो दैट्स व्हेन आई केम हियर, एंड जैसे समय बीतता गया तो करीब 2009 मेरे ख्याल से, हाँ, तो परेड ग्राउंड पे कुछ पेड़ कटने वाले थे। तो कुछ लोग रेगुलर, जैसे यू नो, विदाउट एनी प्लानिंग, सम सिटीजन्स दे केम टुगेदर और उन्होंने उस पर सवाल उठाए। तो वहां से एक ग्रुप शुरू हुआ था, सिटीजन्स फॉर ग्रीन रूम। तो जब मैंने उसके बारे में सुना तो मैं उनके साथ जुड़ी, क्योंकि लाइक मैंने कहा कि मेरा लगाव प्रकृति से, पेड़ों से, वो हमेशा से रहा है। ये मूव भी इसीलिए हुआ था, और मेरी जिंदगी का पूरा जैसे राह बदल गई कि वहां मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी और यहाँ आकर उस समय में देहरादून में कुछ भी नहीं हो रहा था। सो सडनली मेरे पास बहुत समय भी था और प्रकृति से जुड़ाव था, तो मैं उसकी तरफ झुकाव होना नेचुरल था। एंड हाँ, फिर वैसे कि अगर कहीं से गुजर रहे, जैसे मैंने बताया परेड ग्राउंड पे पेड़ कट रहे थे, तो उसको नजरअंदाज करके मैं निकल जाऊं, वो मेरा दिल नहीं मान पाया। तो और जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं सिटीजन्स फॉर ग्रीन जोन की मेंबर बनी, तो वो और चीजें उभर कर मुझे साफ दिखने लगी। और मैंने कुछ बार ये भी हुआ कि लोग, उस टाइम ये फैशन भी नहीं था पेड़ बचाने का या एनवायरनमेंट के बारे में सोचने का, तो कई बार ग्रीन लूनेटिक्स कहा गया। कई बार फैमिली का कोई मेंबर पास से जा रहा है, हम धरना कर रहे हैं, तो उधर वो बैठे कि हम ये जानते हैं कौन है लोग। कई बार सोचा भी कि शायद थोड़ा टोन डाउन कर दूं, ना करूं। कई बार अपने आप पर भी सवाल उठते थे कि मतलब कि मैं ऑनेस्टली कंप्लीटली इसमें हूं कि नहीं। तो कई बार लगा कि चलो अच्छा, मैं भी एकदम मुंह फेर कर चल जाऊं। पर वो मुंह फेर कर जाने पर भी जो तकलीफ होती थी, वो इट वुडंट लेट मी स्लीप, तकलीफ होती थी। तो चुप रहकर भी नहीं काम चल रहा, तो फिर क्यों मैं तड़पूं। और जो चीज मुझे दिख रहा था कि आगे मेरे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ जा रहे हैं, खुद को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। तो और हाँ, आमिया अफसर की बेटी होने के उसमें भी जो सीखा था कि भाई सही चीज के लिए बोलना है, करेक्ट, तमीज से बोलना है, हाई मॉरल्स, हाँ, कुछ कह सकते हैं। आई वोंट टेक अ मॉरल स्टैंड, बट हाँ, कुछ था ये भी कि चुप नहीं रहना है, कुछ गलत होता हुआ देखो तो, पर तमीज से, अच्छी तरह से हुए। तो इस तरह से कुछ मेरी एक्टिविज्म में शुरुआत हुई। और 15-20 साल की जर्नी में बीच में कई चीजें हुई। माइंडफुलनेस को एम्ब्रेस किया, जो मुझे लगता है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ आके रहने लगी तो जैसे हाइक के लिए जाना, तो उसमें जो शांति मुझे महसूस हुई, प्रकृति के साथ एक होने का जो एहसास होता है उस शांति में, चिड़िया की चहचहाहट में, वो हरियाली, उस नीले आकाश को देख के जो मुझे शांति महसूस हुई, वही जुड़ा, वही खोज थी माइंडफुलनेस में। थिक नथ हान, जो मास्टर अब नहीं रहे, वियतनामीज मंक है, तो वो बहुत सुंदर तरह से, बहुत आसान तरीकों से कि धीरे चलो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना। आज मैं बोल पा रही हूँ, कितनी बड़ी चीज है जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं। कितने सारे कारण हैं जिससे मैं आज खुश रह सकती हूँ, वो सब आपको वहां मिल रहे हैं। सो वो हुआ, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस काफी समय से चलती रही, लिखना,
भी चलता रहा। बच्चे बड़े हो रहे थे तो कुछ बच्चों के बारे में, खुद के जीवन से जो चीजें आती हैं उपजती हैं उनके बारे में मैं लिखती रही। फिर कहीं ये लिटरेचर फेस्टिवल्स शुरू हुए और क्योंकि वो बच्चों से भी जुड़ रहे थे, क्योंकि स्कूल्स में आउटरीच प्रोग्राम्स थे तो वहां मैं इन्वॉल्व हुई। और पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है, तो नेचुरली जर्नलिज्म एंड ऑल्सो ये जो लिटरेचर फेस्टिवल्स में ऑथर्स की किताबें पढ़कर उनसे बातचीत करना, उसमें भी बहुत मजा आया। कुछ डांस का हमेशा से शौक था तो कुछ समय डांस सिखाया वॉइस में, खुद भी अपनी प्रैक्टिस करती रही, अभी भी कर रही हूँ। फिर से एक नए सिरे से शुरू किया है सोनू में। जब से आप दिल्ली से शिफ्ट हुए, आपको अभी मेजर ट्रांजिशन क्या लगता है लोगों में, एनवायरनमेंट में, कल्चर में, माइंडसेट में ओवर द इयर्स? अगर आप 96 यू सेड यू गॉट मैरिड एंड देन इट्स 2025, लोगों के माइंडसेट में, सिटी में क्या चेंज आपको लगा है, थॉट प्रोसेस में क्या चेंज लगा है आपको, और जनरली देहरादून के कल्चर में आपको क्या लगा? तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो मुझे याद है 8 बजे अगर आप देहरादून के रोड्स पर निकल जाए ना तो कहीं ट्रैफिक लाइट्स थी, इक्का दुक्का ट्रैफिक लाइट्स थी। 8 बजे के बाद रोड पे गाड़ियां नहीं दिखती थी। मुझे याद है मेरे हस्बैंड कई बार बोलते थे अरे यहाँ कोई नाइट लाइफ नहीं है। दिल्ली में थी, विच आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप कुछ खरीदना चाहें तो आपको चीजें ही नहीं मिलती थी, मन भी करे तो आप नहीं खरीद सकते थे। सो मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत चीजें थी। यू नो कई बार हुआ है, ऐसा हुआ 1-2 बार कि बाकी सब फैमिली में से शॉपिंग करना चाहते हैं और मैं बाहर मॉल के खड़ी हो गई कि मैं तो अंदर जाऊंगी नहीं, तुम्हें जिसको जाना है जाओ खरीदो। सो वो कंज्यूमरिज्म, यू नो, सो इट वाज अ वेरी लेड बैक, बहुत साधारण सा, बहुत शांत शहर था। लोग भी उसी तरह के थे। और इतनी हरियाली, सहस्त्रधारा रोड पर निकल जाते थे तो पूरा एक टनल पूरा आप उसके नीचे से जा रहे, इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था। राजपुर जाते थे तो घने पेड़ सब तरफ थे, आप कहीं भी निकल जाइए तो आपको ये फालतू मॉल शॉपिंग ये सब किसी की कोई जरूरत नहीं थी। आप एक दोस्त के साथ या अकेले भी निकल जाएं, बहुत सेफ था। कोई यहाँ छेड़छाड़, क्रिमिनल्स, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों का आपस में संबंध, कुछ लिमिटेड लोग थे, सब एक दूसरे को जानते थे, शांत स्वभाव था, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। बट दैट इज लाइक जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स एंड पेड़ों की बात कर रहे हैं, पहाड़ की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज सब बाहर है, ये बात कर रहे हैं। तो जो तुमने सवाल पूछा ना यश, द टू थिंग्स आर कनेक्टेड, माइंडसेट एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लाइमेट। इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन। क्योंकि हमारी सोच बदली, हम भीतर से बदले, तो वही जो हमारे एक्शंस हुए उस बदलाव से वही झलक रहे हैं हमारे क्लाइमेट में। करेक्ट। अब हमें जल्दी से दिल्ली पहुंचना है, हाँ, तो काट दो, कितने भी पेड़ काटिए, आप 11,000 पेड़ काटिए और उड़ते हुए आप पहुंच जाइए। मतलब इतनी हमें क्या जल्दी है, यू नो, और किस कॉस्ट पे? सिर्फ मैं और इस जल्दी, ये कहाँ पहुंचने की जल्दी है। सो वैल्यू सिस्टम बहुत बदला है हम लोग का, किस चीज पर हमारी एम्फेसिस होना चाहिए, वो सोच बहुत बदल गई है अब। कंज्यूमरिस्टिक, मटीरियलिस्टिक। ये मैं नहीं कह रही कि हमारे शौक नहीं है या आप जाके एक साधु बन के एक पहाड़ पर रहने लगे, पर कुछ बेसिक्स जो होते हैं, और कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर हम जितने ज्यादा पेड़ काटते जाएंगे, एक क्लास 2 के बच्चे को भी पता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है ना। और कोविड हो चुका है, उसे हम भुला गए, बिल्कुल भुला दिया हमने, उससे कुछ नहीं सीखा। व्हेन वी वर हंटिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये तो हमें मुफ्त में दे रहे हैं ना, तो उन्हें हम काटते चले जा रहे हैं। तो आप चाहे सहस्त्रधारा रोड ले लो, कैंट रोड पे कटने वाले थे, कैनाल रोड पे कटने वाले थे, खलंगा में कटने वाले थे, जगह जगह आप जहां देखिए डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ सबसे पहले काटे जा रहे। और जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन पर एंक्रोचमेंट हो रहा है, हिल काटे जा रहे हैं। वहां जगह जगह आपको मल्टी स्टोरीज, बंगलोज, विलास, सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सारी गाइडलाइंस जो सरकार की भी हैं उन सबको तोड़ के, और सेटिंग असाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑल्सो, रोड जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो आप स्लोप को किस स्लांट पे काट रहे हैं, कोई साइंटिफिक जो सोच है
उसको दरकिनार करके काम चल रहा है सब कुछ। तो वो एक रिटायर्ड लोगों का हरा भरा शांत शहर से अब एक सब यही, मतलब दिल्ली और देहरादून में क्या फर्क रह गया? करेक्ट, कोई खास फर्क नहीं रह गया। कुछ दिन पहले ही मैं देवल सारी से नीचे आ रहे थे, हमारे साथ कुछ बच्चे थे, 2 बच्चे थे। तो हम मजाक करते हुए आ रहे थे, वो हिमाचल की बात कर रहे थे, तो जो ड्राइव कर रहे थे और मैं, हम दोनों देहरादून के थे। तो हमने जैसे बात होती है बच्चों के साथ, हम लोग मजाक चल रहा था, और जैसे ही हम मसूरी से अंदर घुसने शुरू हुए देहरादून में, तो हमने कहा ये देखो हमारे पास ये 5 स्टार होटल है, ये देखो ये हमारे पास। तो ऑब्वियसली हम सरकाज़म में कह रहे थे। तो सुनते रहे, थोड़ी देर बाद छोटा सा बच्चा, तुम्हारी उम्र का होगा, वो पर्दा बोला, तो आप क्या टूरिस्ट क्यों आएंगे? ये तो दिल्ली की तरह ही है ना, मॉल है और आपके ये 5 स्टार होटल्स खुल गए हैं, और देखिए कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, क्यों आएंगे आपके पास? एंड आई सेड, इतने से बच्चे को थोड़ी सी देर में देहरादून घुसने में ये बात समझ में आ गई। पर हमें कहीं ये सोच जो है, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक ये बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग आवर इकोलॉजी, वो तो हम खो बैठे ना कहीं। सो बहुत बदल गया है देहरादून। ये वो देहरादून नहीं जिसने मुझे इस तरह से आकर्षित किया था कि मैं अपना पूरी लाइवलीहुड और जिंदगी बदल कर यहाँ सेटल हुई थी। बहुत बदल गया है। हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमें एक बैलेंस बना के रखना है बिटवीन द इकोलॉजी एंड एवरीथिंग मटीरियलिस्टिक, कंज्यूमरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट को लेके। तो आपको क्या लगता है कि हम ये बैलेंस कैसे अचीव, हाउ डू वी रीच दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन having job opportunities which are equally important for any state to thrive, and आप उसको capitalism बोलो, ये जो भी बोलो, development of cities, of states is very important. It adds to the economy, adds to the per capita GDP income of it gives them more confidence of going out there and working and earning money for themselves. वो बहुत ज्यादा important है। पहले जैसे job opportunities देहरादून में नहीं थी। अभी जैसे आपने बोला कि 5 स्टार होटल, वो बच्चे ने बोल दिया कि आपकी भी 5 स्टार होटल्स है, उसके लिए भी पेड़ कटे हैं, ठीक है, माउंटेन, वो पूरी इकोलॉजी खराब हुई है। हम ये बैलेंस कैसे रख सकते हैं इसको कि डेवलपमेंट भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो, और हम इकोलॉजी की तरफ भी हम ध्यान दें और उसको सेव गार्ड करें। तो हम वो बैलेंस कैसे ला सकते हैं? अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, सो कई जो चीजें हैं, जो शुरुआत हुई है हमारे प्रदेश में, अगर हम टूरिज्म, मेनली हम टूरिज्म प्रधान स्टेट है, तो उसमें आपको 5 स्टार बनाना क्या जरूरी है? और कितने 5 स्टार्स बनाएंगे आप, और किस जगह? सारे 5 स्टार्स आप देहरादून में ही बना देंगे? सारे टूरिस्ट को आप मसूरी ही भेज देंगे? आप ऑल्टरनेट जगह डेवलप कीजिए। यू कैन हैव न्यू हिल स्टेशंस। मसूरी कब से है? वो ब्रिटिश टाइम से है। आप आपकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है शहर की? आपने इतना चौड़ा रोड, एक्सप्रेस वे बना दिया, 2.5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली देहरादून, विच इज एक्सट्रीमली डिबेटेबल। 2.5 घंटे में कोई नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि आप जैसे ही आसा रोडी पहुंचेंगे, वहां से आपको ट्रैफिक जैम जो मिलना शुरू होगा, जिस तरह से आपको दिल्ली में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है निकलने के लिए, तो आप 6-7 घंटे से पहले नहीं घुसने वाले। सो अगर हम इकोलॉजी की बात, जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप 5 स्टार्स की जगह, ओके, यू हैव देम इन अ सर्टेन नंबर, बट होम स्टेज का जो चलन अभी जो हमारी सरकार भी प्रमोट कर रही है, उसको जेन्युइनली, ये नहीं कि होम स्टे के नाम पर बाहर से लोग आके जमीन खरीद कर और वो अपने होटल्स ही सेटअप कर रहे हैं ना, एंड वो उसमें शेफ भी कहीं बाहर से ले आएंगे, उनकी एम्प्लॉय तो जनरेट होगी इनकम, इट इज अगेन गोइंग बाहर लोगों के लिए। तो अब आपको एक और मॉडल बताऊं, जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ देवल सारी। वहां उन्होंने इतना सुंदर सेटअप किया है, जहां बी कीपिंग लोग कर रहे हैं, उससे आप जनरेट कर सकते हैं इनकम। देन वहां पर वो जो लोकल यूथ है, उनको टू अबाउट जो वहाँ की फ्लोरा फोना है, पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, जानवर हैं, जड़ी बूटियां हैं, उस सब की जानकारी दी गई है। तो वो लोकल बच्चे कहीं और जाने की जगह, दैट टेक्स केयर, जो माइग्रेशन हो रहा है उसका भी टेक्स केयर, तो और उनको एक प्राइड भी महसूस होता है अपनी धरती के साथ, एक जुड़ाव बनता है, और वहां से वो पैसे भी कमा सकते हैं, रोजगारी भी है, राइट। तो दोज आर द थिंग्स। सो
कई सारे यंगस्टर्स हैं जो बाहर से आके, मतलब बाहर और भीतर तो क्या कहें, हिंदुस्तान है, तो हमारे कई यूथ हैं जो जिनको बर्नआउट महसूस हो रहा है। ये भाग दौड़ की जिंदगी जो आपको ढेर सारा पैसा देती है, पर सुकून जो आप ढूंढ रहे हैं असलियत में, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो नहीं देती, जो बर्नआउट होने के बाद वो आके पहाड़ों में या तो ऋषिकेश में योग सीख रहे हैं, और दे आर लुकिंग की न्यू वे ऑफ कुकिंग, और जो लोकल प्रोड्यूस है उसके ऊपर वो लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑल्टरनेट करियर्स ढूंढ रहे हैं। वो आके इकोलॉजिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करके होम स्टेज बना रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऑर्चर्ड सेटअप कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट करियर्स कई हैं, पर वही आपको आपकी सोच को बदलना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते रहेंगे कि मुझे करोड़ों चाहिए तो आप फिर वो करोड़ों ही चेज करते रहेंगे, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी। सो ऑप्शंस आर देयर। अगर हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, दे डोंट हैव टू बी वर्सेस ईच अदर, दोनों साथ चल सकते हैं। आप जरूर बनाएंगे रोड, ये नहीं कह रहे। क्या ऐसा हो रहा है अभी? नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू दैट ऑन द ग्राउंड? हम तो कई जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट की, जैसे आप चार धाम का रोड ही मान लीजिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉर्थ का ही जो डायरेक्टिव्स हैं उन्हीं के सर्कुलर में है कि 5.5 मीटर का रोड सही बैठे, साइंटिफिकली इट वर्क्स। तो उसके अब 5.5 मीटर्स के बजाय 10 मीटर का रोड बनाया जा रहा है। जो स्लांट पर काटा जा रहा है रोड, वो इंस्टेड ऑफ 40 डिग्रीज वो 40 डिग्रीज मेंटेन नहीं कर रहा। तो कॉमन सेंस, अब आप जब ये एक्सप्रेस वे ही बन रहा है, वो जो टनल है उससे पहले ही आप देख लें, अगर आप सीधे हाथ को देखेंगे जहाँ पहाड़ काटे गए हैं 90 डिग्रीज पे काटा हुआ है, उससे पेड़ तो निकाल ही दिया आपने, प्लस आपने पेड़ को काट दिया। दीज ऑल वेरी यंग, बहुत छोटे उम्र के पहाड़ हैं, आप उसमें से निकाल दीजिए पेड़ और फिर उसको 90 डिग्रीज पे काट दीजिए, क्या होगा? कॉमन सेंस, मिट्टी नीचे गिरेगी ना। सो अगर आप उसको साइंटिफिकली प्रूवन जो मेथड्स हैं, आप देख लें कि इस टेरेन में यहाँ की जो मिट्टी है वो स्ट्रांग नहीं है, यहाँ एक सर्टेन काइंड ऑफ रॉक है, वो जर्जर होने के उसके चांसेस ज्यादा है, ये सीस्मिक जोन है। आप वो साइंटिफिक नॉलेज है ना, आप ठीक नदी के बगल में क्यों बनाएंगे रोड? कॉमन सेंस, दीज ऑल कॉमन सेंस थिंग्स, और ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में है। करेक्ट। तो अगर उन्हें ऑनेस्टली, सिंसियरली फॉलो किया जाए, साइंटिफिकली चीजें की जाए, तो सब हो सकता है। और हमें ये भी एक जो मॉडल है एक डेवलपमेंट का और ब्यूटिफिकेशन का, उसे भी रीथिंक करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो अब मैं देहरादून में हम लोग बैठे हैं, तो मैं यहीं का एग्जाम्पल दूंगी। जैसे तरला नागल है, तो कई सालों से हम लोग वहां पर प्लांटेशन करते चले आ रहे हैं। इट वाज अ बिग पैच जहां पर वाइल्ड था। तो मुझे याद है, बहुत सुनहरी उस दिन की याद है, हल्की सी बारिश हो रही थी, मानसून में ही प्लांटेशन होता है, और हम सब लोगों के कुछ के बच्चे भी थे साथ में, और अचानक एक बच्चा खुश होके कि अरे ये देखो क्या गया, छोटा सा हिरन पास से दौड़ के गया। उस दिन हमने कितनी तरह की बटरफ्लाईज देखी, कितनी सुंदर चिड़ियों की आवाजें सुनी, खरगोश, इट वाज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। अब उसमें आप, और ये सब नेटिव ट्रीज हैं, है ना, और ये जानवर है, बोर्स थे, वाइल्ड बोर्स थे, वहां सब कुछ था। अब उस एरिया को अचानक हमने एक दिन कुछ था, मीटिंग था, उसमें पहली बार मैंने शब्द सुना, पार्क, तरला नागल पार्क। तो ये आइडिया कि अब उसको मैनिक्योर कर दो, पेड़ को एक स्टाइल में काट दो, जो रॉ वाइल्ड उग रहा है उसको उखाड़ दो, पगडंडी है तो उस पे आप कंक्रीट लगा के उस पे लोग वॉक करेंगे। तो अगर अब आप जाके देखें, वो जो जंगल होता था उसकी जगह पर एक पार्क बना हुआ है जहाँ की 70% कंक्रीट है, और वो पार्क है। लोगों को वॉक करने के लिए कंक्रीट की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि फुटपाथ वहीं बनाए जहां बहुत फुटफॉल हो। हाँ, और वहां पर भी अगर आप लगा रहे हैं कुछ चलने के लिए, सहूलियत के लिए, वो परवियस टाइल्स होनी चाहिए, मानने की मतलब कि उसमें पानी सीप इन कर सके, इस तरह की टाइल लगनी चाहिए। और पेड़ों के लिए लिखा हुआ है गाइडलाइंस में कि पेड़ के चारों तरफ, जड़ के चारों तरफ 1.25 मीटर्स का आप सर्कमफ्रेंस छोड़िए, ताकि जो जड़ है पेड़ की उसमें पानी, न्यूट्रिएंट्स, हवा
वो सब जा सके। ओके, तो ये तो सारी गाइडलाइंस हैं इन प्लेस, पर कहाँ फॉलो हो रही हैं? आप कहीं भी नजर दौड़ा लीजिए, पूरे शहर में नजर दौड़ा लीजिए, आपको हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज, कई पेड़ मिलेंगे जगह जगह, मेन राजपुर रोड पर, ईसी रोड पर, किनार रोड पर, उनकी जड़ों तक को अंदर तक उसमें कंक्रीट भरा हुआ है। मतलब रोड बनाया है तो अगर मान लीजिए कहते हैं कि यहाँ 100 पेड़ गिरने ब्रॉड कर रहे हैं तो 100 पेड़ काटे जाए, जो आपने 10 पेड़ छोड़े उसकी भी जड़ों को आपके जेसीबी ने इस तरह से उसके आसपास जमीन को नोचा है, निकाला है कि वो बेचारा अधर में लटका हुआ है। अब जैसे ही थोड़ी सी बारिश आएगी, तेज हवा चलेगी, वो गिर पड़ेगा। और फिर आप कहेंगे कि हमने तो सिर्फ 200 पेड़ काटे थे, पर ये जो गिरेंगे बाद में, प्लस जो भी आप बारिश में देख रहे होंगे, कुछ लोगों की मौत हुई है क्योंकि पेड़ गिरा। हाउ सैड इज दैट? आई रियली फील बैड फॉर दैट, फॉर नो फॉल्ट ऑफ दिस ये हुआ। पर ये क्यों हुआ? इसीलिए हुआ ना क्योंकि आपने पेड़ों की रूट्स को कंक्रीट से भरा, वो पेड़ कमजोर हो गया, अच्छा खासा स्वस्थ पेड़ कमजोर हो गया और वो गिर गया। अब चलेगी पूरी ये एक न्यू थिंग विल स्टार्ट कि भाई ये डेंजरस ट्रीज है। अब क्या नीजर्क रिएक्शन होगा? सारे डेंजरस ट्रीज को काट दो। भैया आप रूट तक जाइए ना। करेक्ट। जड़ क्या थी कि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किए जो गाइडलाइंस थे, उस तक कोई नहीं जा रहा। और जो कन्वीनियंट है क्योंकि वो साइलेंट है, वो पेड़ कुछ बोल नहीं सकता, तो आप उसको काट दीजिए। बिसाइड उसकी लकड़ी भी काफी अच्छे दाम पर बिक जाएगी और फटाफट सोल्यूशन मिल गया। सो ये चीजें हैं, पूरे दिल से, पूरा दिमाग से, साइंटिफिक रिसर्च से गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनके साथ आराम से अगर चीजें की जाएं और ये जानकर रीथिंक करके कि सुंदर क्या है, हमें किस चीज की जरूरत है जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। हमें 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचना है और उस हाईवे पर भी जहां पर फिर स्पीडिंग में भी लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, वो चाहिए, या हमें एक पोल्यूशन फ्री जहाँ हमारे बच्चे अच्छे से सांस ले सकें, हमारी आंखों को राहत मिल सके साफ आकाश देख के, लंग्स ठीक से फंक्शन करें। सो ये चॉइसेस करनी है और ये मुश्किल नहीं है। बैंगलोर का ही एग्जाम्पल ले लो, मैं गई थी वहां, कितने ट्रैफिक जैम्स होते हैं वहां पर। वहां रोड के बगल में फुटपाथ के पर जी भर के 100 साल पुराने विशाल वृक्ष आज भी हैं। प्रायोरिटीज आप NIVH के बाहर देख लीजिए, वहां ब्यूटिफिकेशन हुआ। अब NIVH इज फॉर ब्लाइंड पीपल ना, राइट। अब आपने वहां उसको पूरा कंक्रीट करके चकाचक, वो बड़े बड़े गमले लगा दिए जिनके सारे पौधे मर गए। आपने सीढ़ियां बना दी जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए वो चलना कितना मुश्किल है। आपने सीढ़ियां बनाई, उससे क्या हुआ? अब वहां पर्कुलेशन भी नहीं होगा, पानी भी नहीं भीतर जाएगा। ट्रीज को तो आपने चोक कर ही दिया। चेन्नई में कुछ साल पहले फ्लड्स आए थे, आज से पहले जब तक ये ब्यूटिफिकेशन ड्राइव नहीं हुई थी NIVH के बाहर, कभी भी हमने वहां पानी इकट्ठा होते हुए देखा था? नहीं देखा था। अब आप देख लीजिए, वहां खूब पानी इकट्ठा होने लगा था। फिर एज अ हाइंडसाइट फिर वहां नाली बनाएगी। तो यू सी, अगर आप सोच समझ के शुरुआत से ही पूरा सिनारियो। और एक चीज है कि भाई जो आस पास लोग हैं, आप उनको कंसल्ट करते हैं कि नहीं? उन्हें उस एरिया के बारे में अच्छा ज्ञान है, पुरानी नॉलेज है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वही हमेशा वहां रहने वाले हैं। जिस चीज को आप बनाएंगे, जब वो उसे दिल से चाहेंगे, वो उनके काम का होगा, तो वो उसके जो सेफ्टी है उसकी देखरेख का भी ओनर्स लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। तो एक सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है इस चीज में। जो ग्रास रूट लेवल पे जो एक्टिविज्म जो होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कि वो पॉलिसी चेंज ला सके? हमारा जो सिटीजन फॉर ग्रीन दून जो ग्रुप है 2009 में शुरू हुआ था, तो 15 साल हो गए ना। और शुरुआत में जब हम कहीं पेड़ कट रहे होते थे या कुछ गलत दिखता था इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल, जब हम जाते थे, तो चाहे वो हम ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते थे या हम अपने नेताओं के पास जाते थे, तो अक्सर हमें ये सुनने को मिलता था, चाय पिलाई जाती थी, प्यार से बात की जाती थी। और कई बार हम बैग भी जाते थे, हमें लगता था नहीं कुछ होगा, भाई इतने ध्यान से सुन रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कुछ तो साथ में पकौड़ा कुछ भी खिला देंगे। अब तो मुझे समझ में आ गया, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत आक्रोश भी है, दुख भी है। तो ये सब होता था, खूब अच्छी बातें होती थी, पर आखिर में कुछ जो थोड़े जेन्युइन या मान लीजिए बेधड़क होके हमें
उनको लगा कि वो कह सकते हैं। तो पूरी बातचीत 1 घंटा चाय पीने के बाद वो बोलते थे, आप 5 लोग ही हैं ना, जब आपके साथ मासेस होंगे, जनता होगी, तब आपकी सुनवाई होगी। ओके। ऑब्वियसली हम 5 सिरफिरे लोग हैं, चाहे सही बात बोल रहे हो, क्यों सुनेंगे जी? नेता कौन बने हैं? वोट से बने हैं। किसने वोट दिए हैं? जनता ने दिए। जब जनता ही नहीं आके मांगेगी तो ये क्यों सुनेंगे? उनके एजेंडे कुछ और हैं। हम डेवलपमेंट करेंगे। अब वो डेवलपमेंट की कहानी तो सब जानते हैं कि जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, जितना ज्यादा कंक्रीट होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उतना ही कट जिसको मिलना है ठेकेदार से लेकर ऊपर से नीचे तक सबको मिलेगा। सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सबको मिलेगा। पेड़ काटने से लकड़ी मिलेगी, उसमें भी पैसे बनेंगे, पर पेड़ को वहीं छोड़ दिया तो किसको कुछ मिलेगा? ठेंगा मिलेगा। तो फिर देयर इज नो मोटिवेशन ना, मोटिवेशन तो दूसरी तरफ है। अब क्या हुआ है, पिछले साल धीरे धीरे, एक तो मैं आपकी जो यंगर जनरेशन है, हमारी जनरेशन तो जितना कम कहा जाए उनके बारे में बेहतर होगा, बहुत रेकलेसली, बहुत ही बुरे तरह से हमने प्रकृति के साथ जो भी किया है खिलवाड़, पर शायद बातें इतनी बुरी हो गई हैं, इतनी, अब जैसे कि पिछले साल 43 डिग्रीज देहरादून में टेम्परेचर हो गया था, तो इतनी ग्लेयरिंग हो गई है ना ये अब क्लाइमेट चेंज की, अब आप उसको नकार नहीं सकते। तो आपकी जनरेशन इज मोर अवेयर। जब 43 डिग्रीज टेम्परेचर हुआ तो हमने एक प्रोटेस्ट के लिए का कॉल किया था, पर्यावरण बचाओ आंदोलन कह के, और उस वॉक में करीब 200 पेड़ कटने थे कैंट रोड पर। उसके लिए जब हमने ऐलान करना शुरू किया, वो यंगस्टर्स ने, आपकी तरह पॉडकास्ट वालों ने, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो रील्स बनाते हैं, और कुछ बच्चे हैं, बहुत ही अच्छी लड़की है बीनू, उसने हमारे लिए पोस्टर बनाए बहुत अच्छे कैरिकेचर्स के साथ, बहुत अच्छे संदेश के साथ। बच्चों ने उस पूरे मैसेज को वायरल किया कि देखो यहाँ इतने पेड़ कटने वाले। और उस समय एज लक वुड हैव इट, गर्मी भी 43 डिग्री जब पहुंची, एसी भी काम करना बंद हो गया, लोग खरीदने जा रहे, मिल नहीं रहे। तो उस दिन जब वो वॉक हुई तो कम से कम 4000 से 5000 लोग सड़क पर उतर आए। बहुत शांतिपूर्वक हमने वॉक की, दिलाराम चौक से लेकर एक मॉल तक। अब यहाँ मॉल का नाम आया है तो उस पतली सड़क पर आपको मॉल बनाने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी, कॉमन सेंस। तो वहां पर भी ऑब्वियसली कोई नॉर्म्स तो फ्लाउट किए गए हैं ना, ऑफ कोर्स। और अब आप कहते हैं ये मॉल तो अब बना है, पेड़ तो कई सालों से थे, तो अब आप क्या कहेंगे जी, अब मॉल तो हमें खड़ा करना बहुत जरूरी था, तो ये पेड़ जो है इन्हें काट दो, है ना। तो इसी की प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, क्योंकि एक हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा कंक्रीट होगा उतनी ज्यादा उसमें से गर्मी निकलेगी, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ठंडक होगी। तो दैट रिमाइंड्स मी, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था सिटीजन फॉर ग्रीन दून में, एक थर्मामीटर लेके एक पेड़ के नीचे जो मिट्टी है उस पर टेम्परेचर लिया, वो 27 या कुछ था या 30 कुछ था, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर्स, और एक लिया था कंक्रीट पर, टार वाले रोड पर, वो 60 डिग्री समथिंग था, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, व्हाट आई रिमेम्बर, कुछ जो मुझे याद आ रहा है फिगर्स, करीब 25 या 28 डिग्री का फर्क था। तो एक पेड़ के नीचे कितनी ठंडक थी और टार और कंक्रीट पे कितनी गर्मी थी, राइट। हाँ, तो हीट आइलैंड इफेक्ट भी हो रहा था इतना, तो पूरी जैसे धरती तप रही थी यहाँ, उसी वो हीट फिर अब आप उससे भाग नहीं सकते थे। अभी आप ये नहीं कह सकते थे कि पेड़ काटने से फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये आप जिस चीज से आज तक हम यू नो इट वॉज एन इनकन्वीनियंट थिंग टू एड्रेस इट, अब वो तो भाई आपको खुद को गर्मी लगने लगी, बिजली है नहीं, एसी काम नहीं कर रहा, तो जब वो 4000-5000 लोग उतरे जमीन पर रातों रात, जब हमारी वॉक ही शुरू हुई तो हमने देखा साइड में होर्डिंग्स लगी हुई है, ये कहते हुए, अनाउंस करते हुए कि यहाँ पेड़ नहीं कटेंगे। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि यंगस्टर्स और अवेयर हैं, प्रोएक्टिव हैं, और प्लस ये कुछ सालों से जो लोग कुछ करते चले आ रहे थे, धीरे धीरे छोटे छोटे पॉकेट्स में, वो जो अब इस तरह से एक साथ आ गए, करीब 2 दर्जन से ज्यादा, करीब 30 रहे होंगे ग्रुप्स जो इस वॉक के लिए साथ आए थे सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून के साथ, तभी वो सक्सेसफुल हुआ। तो ये चीज अब
बढ़ती जा रही है और इससे अब हम भाग नहीं सकते। अब ये सर्वाइवल जीना है हमें, तो इसे टैकल करना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। So how can an average person incorporate sustainability into their daily life? अगर आप सुबह वॉक के लिए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो झाड़ू मार के कूड़े का ढेर लगा के उसमें आग लगा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि उन पत्तों से भी पॉइजनस गैस निकलती है, जो जला रहा है उस सबसे पहले तो वही उसको इनहेल कर रहा है। तो बजाय उस पर चिल्लाने के, उसको गाली देने के, वैसे रिसोर्ट इज कि आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये हो रहा है, पर अगर आप इंस्टेड आप उस व्यक्ति के पास जाके प्यार से उसे समझाएं कि भाई ये जो तुम जला रहे हो ना ये पत्ते, इसमें से जहरीली गैस निकल रही है और सबसे पहले तुम्हारे ही फेफड़ों में जा रही है, तुम ही कमजोर हो गए, वो काफी कारगर रहता है। करेक्ट है ना। सो एक ये तरीका है, और कई छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक प्लास्टिक है ना, तो कम से कम यूज करें। यंगस्टर्स को मैं खुद अपने घर में ही कह के काफी तंग आ जाती हूँ कि ये प्लास्टिक वाली जो बिग कॉर्पोरेट से जो आ रहे हैं पैकेट्स में, आपके चिप्स आ रहे हैं, चीजें आ रहे हैं, उसके बजाय आप घर की बनी चीजें खाएं, प्रोसेस फूड कम खाएं, अपना लोकल, जैसे हमारे यहाँ मार्केट लगता है फार्मर्स का, वहां से फ्रेश चीजें लें, जो हमारे यहाँ का खान पीन है उसको एंजॉय करो, उसे समझो। सो उसमें मदद मिलेगी। अगर आपको दिखता है कहीं कुछ पेड़ कट रहा है मानो, तो अब काफी ये जागरूकता आ गई है। जैसे कि अभी खलंगा में एक लेडी थी जो सुबह वॉक के लिए जा रही थी, तो उसने देखा कि कुछ गेट बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन्होंने रील बनाई और एक ग्रुप को फॉरवर्ड किया और वो फटाफट वायरल हो गया, और उसको फिलहाल अभी तो रोक दिया गया, आगे देखिए क्या होता है। वो पॉलिसी चेंज की जो आप बात कर रहे हैं वो देखा जाएगा और कितना लोग ऑनेस्ट हैं, दैट्स टू बी सी। बट हाँ, जब आपको कुछ ऐसा होता हुआ दिखे तो जरूरी नहीं कि आप जाके लड़ने लगे या कोई कंट्रोवर्शियल चीज करें, बट आप जाके पोलाइटली आराम से पूछ सकते हैं कि भाई आपके पेड़ काटने के आपके कागज कहाँ है, परमिशन कहाँ है, आप परमिशन देख सकते हैं। हम लोग अक्सर जो अपने डीएफओ है उनके नंबर्स हमारे पास रहते हैं, जैसे ही आप ऐसा देखें कागज अगर आपको ठीक ना लगे तो आप डीएफओ को फोन करके कह सकते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, या तो वो बिना परमिशन के हो रहा होगा, और अगर परमिशन के साथ हो रहा है तो फिर आप माहौल देखिए, क्योंकि कई बार होता है कि वो जो हमें अक्सर कहा गया है कि कोई कर्मचारी देखकर आ गया था, परमिशन दे दी, उन्होंने पर्सनली तो देखा नहीं है, अब उसने आके इनको बोल दिया कि हाँ जी वो तो सूखा पेड़ है, पर एक्चुअली अगर आप जाके देखेंगे तो वो तो बहुत अच्छा खासा हरा भरा पेड़ है, उसको इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक हमें यहाँ अपना गेट बनाना है घर का। पेड़ तो बहुत पहले से था ना वहाँ, आप गेट दूसरी तरफ बना लीजिए, पर नहीं हम तो गेट यहीं बनाना है, पेड़ काट दो, पेड़ डिस्पेंसेबल है, पेड़ को भूला जा सकता है। तो ऐसी टाइम में परमिशन मांगना, उनकी दिखाइए कॉपी कहाँ है, वो उतने में ही अक्सर अगर गलत ढंग से कर रहे तो उसमें डर जाते हैं, काम रुक जाता है। आप डीएफओ को फोन कर सकते हैं जो भी इंचार्ज है। हाँ, ऐसी गैर कानूनी कोई भी चीज होते हुए देखें, पानी के स्रोत को कोई अगर, जैसे अक्सर यहाँ हिल्स काट कर वहां पर फ्लैटन करके उधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो भी आपको उसको नोटिस में लाना चाहिए, चाहे वो प्रेस में हो, चाहे आप रील बनाएं, आस पड़ोस में बोलें, किसी को जानते हैं who's involved in this, आप उधर बोलिए। हाँ, और प्रोटेस्ट होए तो उसमें जरूर आए। तो ये चीजें हैं जो इंसान कर सकता है। प्लास्टिक कम से कम यूज करें, पानी ना वेस्ट करें। हाँ, और कोई पोल्यूशन करता हुआ दिखे इस तरह से तो उन्हें टोकें, समझाएं, लड़ाई झगड़े के बजाय अच्छे से समझाएं। जो रेगुलर सिटीजन है यहाँ का, वो अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी कैसे कर सकता है? हाउ कैन ही डू दैट? बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो अगर हम सब थोड़ा थोड़ा अपना जो करना है वो करें तो हम बहुत फर्क ला सकते हैं। अगर एक दिशा में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो 4 गाड़ियां क्यों जा रही है? आप कारपूल कर लीजिए ना, आप एक साथ प्लान करके निकल जाइए। आपको शॉपिंग जाना है तो एक बार सोच के हफ्ते में एक बार जाइए, लेकर आइए। कार्बन फुटप्रिंट, उसके बारे में सोचिए। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत दूर जाकर पैकेट चीजें लेने की जगह, इम्पोर्टेड चीजें खरीदने की जगह, खान पान की आप अपनी लोकल सब्जियां यूज करिए, तो उसमें भी कार्बन फुटिंग कम है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना,
देर जैसे नींबू के छिलके हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्पिक और ये क्लीनर्स, अगर आप उनको ही सिर्फ जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके पील्स को आप अगर स्टॉक करते हैं तो उससे यू कैन मेक अपना क्लीनर बना सकते हैं। आप पत्ते झड़े हैं उससे आप अपने कंपोस्ट बना सकते हैं। किचन वेस्ट को आप कंपोस्टिंग के लिए यूज कीजिए। कई तरीके हैं इस तरह के अनगिनत जो इंसान कर सकता है। अगर कुछ गलत होता हुआ देख चुका है, देख रहा है कि हो रहा है, तो उधर आवाज उठाना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में बातचीत करना, लोगों का कॉन्वर्सेशन भी, सोच बदलो ना, बात करके, डिबेट करके, लड़ाई झगड़ा नहीं, बट इस विषय पे आप बात भी तो कीजिए, विचारिए उस पर। करेक्ट। सो इस तरह से प्लास्टिक है अगर आप यूज कर रहे हैं मिनिमम यूज करें। अगर उसको ऐसे ही गैर जिम्मेदारी से ना फेंके। शॉपिंग, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, हम पहले इतने अच्छे प्लास्टिक यूज कर, थैला ले जाइए ना कपड़े का, इतने फैंसी अच्छे बैग्स हैं, रिसाइकिल करिए अपना, पुरानी जीन्स है उससे एक बैग बना लीजिए, फंकी भी लगेगा। ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही भंदा लगना है। आप रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग इज वेरी हैपनिंग। आप उसको सुंदर भी बनाइए और वोकेशन भी अब आए, यू कैन ऑल्सो डू दैट। हाउ हैज माइंडफुलनेस हेल्प यू इन बिकमिंग वर्किंग एज एन एक्टिविस्ट? ये जो भाग दौड़ कंज्यूमरिज्म है, देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट कि अपनी जो विचार आ रहे हैं उनको लेकर बैठो। गुस्सा भी आ रहा है तो बैठो, उसको एड्रेस करो, समझो क्यों आ रहा है, दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को समझो। और एक जो ये भागदौड़ है, और एक भागदौड़ से पहले एक ग्रेटिट्यूड, जो कुछ है मेरे पास, कि मेरी उंगलियां हिल रही हैं, मैं बोल सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। कितनी बार होता है दिन में कि मैं सोचती हूँ कि वाओ मैं चल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। कितनी बार सोचते हैं हम लोग? नहीं सोचते। पर ये बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि आज फला ने मुझसे ऐसे बोला, अरे मेरे पास वो 2 जूते और नहीं है, उसकी सैंडल मुझसे अच्छी थी, उसकी कार बड़ी है, उसका घर बड़ा। तो डिप्रेस होने के लिए, बुरा महसूस करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, गुस्सा होने के लिए तो हमने बहुत सारे कारण ढूंढ लिए। पर वो एक ग्रैटिट्यूड, एक शुक्रिया, एक अच्छा एहसास कि मेरे पास क्या बहुत कुछ है, ये वो चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। तो जब आप में वो ग्रैटिट्यूड होगा, वो एक शुक्राना होगा कि ये सब है, तो आप एक अच्छी जगह से आपके विचार आएंगे। और अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बिना सोचे अगर आप गुस्से में कुछ एक्शन करेंगे, उससे बेहतर ये होगा कि आप उस गुस्से के साथ बैठें, समझें, फिर एक एक्शन लें, एक रिस्पॉन्स लें उसको। तो वो एक बेहतर जीवन, एक बेहतर सोसाइटी बनाता है। सो जो आप पॉलिसी चेंज की बात करें तो उसे करूं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। 15 साल से हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, PIL कर रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं। घर से भी 2 बातें सुनने को मिल रही हैं कि इससे आप पैसे तो कमाते नहीं हो, उल्टा आप अपना समय दे रहे हो, अपने पैसे डाल रहे हो, तो वो भी होता है। और इतने सारे लोगों से मिलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता, पॉलिसी कुछ नहीं, बल्कि यहाँ का 2 पेड़ बचाए तो वहां 100 कट रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे हमने PIL की तो वहां उससे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन, कई बार लोगों से मुझे कुछ जोर से गुस्सा आता है या फिर रोना आता है किसी मीटिंग के बाद कि क्यों आए, क्यों टाइम वेस्ट किया। पर फिर भी उसमें लगे रहना, बार बार जाते रहना, उसे करते रहना, और थोड़ी सी एक सहिष्णुता भी कि दूसरों, अब मैं ये कर रही हूं तो बाकी सबको धुतकार नहीं कि उसको भला बुरा कहने का मेरा हक है, उस भावना से भी नहीं करना है। तो माइंडफुलनेस उस तरह से बहुत मदद करता है कि तभी हम शायद इतना सर्वाइव कर पाए, क्योंकि सच्चाई से, शांति से, जो भी कहा है हमने, बार बार दोहराते रहे एक गांधीयन तरीके से कि शांति से, अच्छी सोच से। सो वो सब माइंडफुल ही वहीं से उत्पत्ति होती है उसकी, ये सही सोच की। एंड एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये नहीं है कि भाई बोले बिल्कुल ही रोड नहीं बनेगी, बिल्कुल ही डैम नहीं बनेगा, अरे बड़ा डैम मत बनाओ, छोटा डैम बना लो, सोलर पावर यूज कर लो, तो एक मिडिल पाथ ढूंढना जो कि सबके लिए वर्क करेगा। आप अपने डेली लाइफ में हाउ डू यू इंटीग्रेट नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी इनटू योर डेली लाइफ? सो डेली लाइफ में एक तो सुबह उठते ही शायद चाय पीने के सबसे पहले तो मैं अपने पर्दे खोलती हूँ खिड़की के, और मुझे बहुत सुंदर बड़े बड़े लीची के पेड़ नजर आते हैं। और सही मौसम हो तो कई बार चिड़िया
पर्टिकुलर टाइप की, कभी हॉर्नबिल, कभी कुछ दिख जाते हैं, उनकी आवाज आती है, आजकल कोयल की आवाज आती है। तो वो इतना सुंदर म्यूजिक है प्रकृति का, वही तो प्रकृति ही तो ईश्वर है मेरे लिए। तो इन आवाजों से जो अनुभूति होती है, अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक वीडियो भेजा और कुछ फोटोज भेजी, पीले रंग के बड़े बड़े टोड्स, बुल फ्रॉग्स कहते हैं वो। जब मैं बचपन में थी, मुझे याद है कि बचपन में बारिश का मौसम आ गया है, उसमें मेंढक की टर्टर तो वो गिवन ना, जैसे कौवे की आवाज, काऊ काऊ। अब आप देख लो कहाँ सुनाई देता है, ना कौवा दिखता है, ना मेंढक की टराने की आवाज सुनाई देती। जब उन्होंने ये वीडियो शेयर किया, उसने टर्टर किया, तो मैंने कहा अब आई ना बारिश का मौसम, वो सुनने के बाद गया। तो वो जो खुशी मुझे उस समय महसूस हुई, वो कोई चीज पाकर, कुछ ज्वेलरी लेकर या कपड़ा लेके मुझे नहीं महसूस हुई। सो दैट इज माई स्पिरिचुअल कनेक्शन। दूसरी चीज जो बहुत मुझे आनंद देती है, वो है मुझे वॉक पर ले चलो, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ में, जो पसीने में लहूलुहान आप ऊपर पहुंच रहे होते हो, एक बॉडी को पुश कर रहे होते हो, एक फोकस होता है, नीला आकाश होता है ऊपर, चारों तरफ हरियाली होती है, क्वाइट होती है, और सिर्फ पर प्रकृति की आवाजें होती है, सुंदर चिड़िया, हवा हल्की सी, जो छोटी छोटी चीजें जो महसूस होती हैं, हवा का आपके चेहरे से छूना इतना अच्छा लगता है। वो पत्तों पर पांव रखते हैं, उनकी आवाज, चिड़िया भाग रही, खलीज भागा पेड़ों के बीच से, उसकी आवाज, उसको देखना, उसको स्पॉट करना, सारी जो दिमाग में जिंदगी की स्ट्रेस और सब कुछ होता है, वो आप सब भूल जाते हो। तो और क्या है मेडिटेशन, क्या है स्पिरिचुअलिटी? टू बी इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, टू बी फोकस्ड, टू बी ग्राउंडेड, एक यूनिवर्सल एनर्जी से ड्रॉ करना। तो मुझे तो सारा ये रिचार्ज वहाँ बहुत बखूबी मिलता है। You have a background in journalism also. How has that helped you to share environmental stories? जब मैं चिट्ठियां लिखती थी बहुत पहले, मैं हस्बैंड के साथ पानी के जहाज के शिप में थी, तो वहां से जब चिट्ठियां घर लिखती थी, तो मेरी माँ और मेरी मौसी ने मुझे बोला, तुम्हारे लेटर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छा लिखती हो। और फिर वापस लौट के आई, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो यहीं पर थी वही जो हम बात कर रहे थे, ट्रैकिंग की। तो जब मैं ट्रैक पर जाती थी शिवशाही जड़ी पानी के ट्रेन पर, तो वहां एक बहुत बड़ा सा पेड़ है मंदिर के आगे। अक्सर वहां पर खूब सारे बुढ़े लोग बैठे ताश खेल रहे होते थे। मैं हाइक करके आती थी, वहां 2 चाय की दुकानें भी हैं, तो हाइक करके आती थी, तो एक लड़की होती थी, अनडिफरेंटली ईबू थी वो लड़की, वो मेरे साथ बैठ जाती थी। कुछ बात वो बोल नहीं पाती थी, पर अपने इशारों से मुझे समझा देती थी। तो चाय पीती थी वो मेरे साथ बैठ के, एक फैन लेकर आते थे, खाने का होता है फैन, वो लेकर हम दोनों वहां बैठते थे। तो उस पर मैंने मेरी लिखाई वहां से शुरू हुई थी कि समथिंग दैट मूव मी, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिससे सुकून मिला। तो मुझे एक स्टोरी याद है, जो मैंने इस पेड़ के बारे में, जो उसके चारों तरफ आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, वो बातचीत करते हैं, मैं कैसे घूमती फिरती आती हूँ और एक अनजान लड़की मेरी सहेली बन जाती है। तो एक कोई रिचुअल सा बन गया, एक हमारा रूटीन सा बन गया। तो उस पेड़ के बारे में मैंने कोई पहली कहानी लिखी थी। पर जैसे जैसे ये एक्टिविज्म और ना, मतलब हमने कोई ऐसा प्रयत्न तो नहीं किया था कि लाइमलाइट में आ जाए या कुछ, पर हुआ कुछ, 4 धाम केस हुआ, उसमें हम लोग थे जिन्होंने फाइल किया था। ये जो वॉक हुई थी लास्ट ईयर, उसमें काफी लोग आ गए, तो धीरे धीरे कुछ फोकस में आ गए। तो भी हमें काफी कुछ लिखना भी पड़ता है टू कन्वे हम क्या जा रहे हैं। तो सेम थिंग, जो दिल के करीब होता है, जिसमें आप ज्यादा डूबे होते हैं, सवाए होते हैं, जो आपको दिल की जो बात होती है, उसके बारे में लिखना आसान रहता है। तो चाहे वो मेरी फ्रस्ट्रेशंस हैं या क्या गलत हो रहा है, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में कई बार अब उतना नहीं लिख रही हूँ जितना पहले लिखती थी। पर हाँ, फेसबुक पे ही चाहे लिखो, वहां पर भी फॉलोइंग है, लोग पढ़ रहे हैं, तो काफी वहां पर भी लिख रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। कुछ इनवाइट करते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स की, कुछ लिखोगी इस विषय पे, तुम बहुत चहक रही हो फेसबुक पर या इंस्टा पर, तो आर्टिकल लिख दो कि हाँ, तो लिख दूंगी। तो यस, मेनली अभी पर्यावरण से ही कनेक्टेड बातों पर लिखा भी है। हाँ, ये आपको क्या लग रहा है, इतने टाइम से मीडिया
जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसको सपोर्ट कर रहा है या उसको सपोर्ट करने में फेल हो रहा है? आपका व्हाट इज योर टेक ऑन द मीडिया कैप्चरिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज? मीडिया में बहुत कम रह गए हैं, जैसे कि सोसाइटी में भी जो सही चीज करने की और बोलने की हिम्मत रखते हैं. मीडिया इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो अलग तो है नहीं. तो जिस तरह से हम दूसरी तरफ मुंह करके चले जाते हैं और एनवायरमेंटल कॉजेस पर कुछ नहीं कहते, उसी तरह मीडिया भी नहीं करता. जहाँ उसकी नौकरी बनती है, जो बोल कर जिसमें उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, वो वही सुनाते हैं. सो एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर नॉट टीआरपी जनरेटिंग, है ना. जब या तो कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तब तो टीआरपी मिलेगा, सब देखना चाहते हैं, एक्शन है उसमें, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, बहुत बड़ी तबाही हो गई. बट जनरली जो रोज आना हो रहा है उसको कोई नहीं कवर करेगा, उसको कुछ नहीं मिल रहा. बिसाइड्स जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो पैसे से पावरफुल हो या ओहदे से पावरफुल हो, उनसे कौन पंगा लेगा. नौकरशाही, भाई आप अपना भी अपनी नौकरी बनाएंगे. तो मीडिया से उम्मीद बहुत कम है. पर अब जो फ्री मीडिया आ गई है, जैसे आपका पॉडकास्ट है, now this is something which is bringing about the real change. क्यों चीजें वायरल हो रही हैं, कैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग कैसे आके जुड़ रहे हैं. हम एक कोने में जंगल में मोड़ना चाहे किसी ने नहीं देखा, बट अगर उसको प्रोजेक्ट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, जो कि 5 लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है, या वो इन्फ्लुएंसर्स, यंगस्टर्स जो रील बना रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, दे आर डूइंग इट. दैट इज द मीडिया आई हैव होप विद. उनसे उम्मीद. तो इतना बड़ा जो इशू है जो कवर करना चाहिए ecology, environment के ऊपर, especially in the mountainous areas and all of that, about the air quality in major cities in Delhi is preposterous to even say that Delhi AQI crosses 500-600. यूरोपियन किसी को बताता बोल रहे कि सोच के बेहोश हो जाएगा, जहाँ पे वो 10-20 AQI में जीता है वो यूरोप में. तो these things are very very important to talk about, make sure that there is a certain kind of an awareness with regards to that. तो आई एम प्रीटी श्योर, जैसे अभी आपने बोला कि मतलब बहुत कम लोग बचे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि इस चीज के बारे में बात करने में पैसे नहीं है. पैसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एडवर्टाइजिंग मनी. मतलब आई कम फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड, सो आई नो हाउ चैनल्स वर्क. न्यूज चैनल और एनी चैनल फॉर दैट मैटर वर्क्स ऑन एडवर्टाइजिंग मनी. तो हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे और लोग देखेंगे नहीं, तो लोग देखेंगे इसको, मतलब एडवर्टाइज पैसे भी नहीं देंगे. तो इज दैट, डू यू थिंक दैट्स द रीजन? एवरीथिंग आज की दुनिया में is motivated by money. Majority of it is. And it's a vicious cycle also, ना? कि मीडिया दिखाएगा नहीं तो लोग देखेंगे नहीं. लोग देखते नहीं है इसलिए मीडिया भी नहीं बनाता ना. और फिर मीडिया ने जिससे पैसे लिए हैं, जो उनको फाइनेंस कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट कैसे बोलेगा? क्योंकि आधा वो भी बीच में वहां पैसा बना रहा है, वो भी तो कहीं से पैसा बना रहा है. वो या तो लाइम माफिया है, या वो लॉगिंग में, या माइनिंग में, रिवर माइनिंग में. एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड थ्रू मनी. एक ये भयानक सा एक जाल है ना. तो मीडिया वहां से कहाँ से सुता रहेगा? तो और मैं तो बार बार चीज को घुमाकर हम अपने आप पर लेकर आती हूँ कि जब तक हम वो हिम्मत करके, हर इंसान वो हिम्मत करके बदलाव नहीं लाएगा, खुद विचार नहीं करेगा, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा, बदलाव खुद से बदलाव नहीं लाएगा, तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करेगा? खुद ही आपका पतन इस लेवल तक है तो आप दूसरे को किस मुंह से बोलेंगे? आपको उसकी तो परवाह ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है. आप तो बस अभी पैसे बन जाए, आगे मेरा बच्चा सांस कैसे लेगा, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उसकी निगाह आई साइट खराब हो रही है, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे. ये सो ब्लाइंडेड बाय पैसा पैसा पैसा. तो हम जब बदलेंगे तो मीडिया भी एक्सटेंशन है, वो भी बदलेगा. बट डेफिनेटली पैसे से इन्फ्लुएंस सब कुछ, पैसा और पावर. आप बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी जाते हो. आपका क्या, व्हाट इज द पर्पस? इज इट जस्ट अवेयरनेस कि आप लिटरेचर फेस्टिवल में जाते हो, योर टॉक इन ऑल ऑफ दैट, एंड हाउ डू यू थिंक दैट दीज लिटरेचर फेस्टिवल्स और एनी फेस्टिवल फॉर दैट मैटर एक्ट एज अ टूल फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज? ये जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं, मेनली मैं उनमें गई हूँ टू स्पीक टू ऑथर्स. मैं उनकी किताबों की बात करती हूँ. तो
मुझे तो हमेशा से पढ़ने का बहुत शौक रहा है, पर आज की भागदौड़ की दुनिया में किताबों का ढेर बढ़ता चला जा रहा है वेबसाइट पर और पढ़ने का समय नहीं मिलता। सो इन वन वे मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मुझे बोल दिया गया कि 3 सेशन ज़ीरा तुम्हें करने हैं फला ऑथर के साथ, इनके साथ, उनके साथ, पर फोर्स मुझे डिसिप्लिन होके वो किताबें पढ़नी पड़ती हैं और बहुत अच्छे से नोटिफाइंग टूथ कोम, हाँ, अच्छे से जब्त करनी पड़ती है। उसमें मुझे आनंद भी आता है और दैट्स व्हाई आई डू इट। दूसरा कि लिटरेचर फेस्टिवल्स में अब फैशन भी है, थोड़ा एनवायरनमेंट के बातचीत हो रही है, और फैशन के अलावा जो बुद्धिजीव हैं ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उससे आप भाग नहीं सकते। सो जब इस तरह के लोग इकट्ठा होते हैं, काफी किताबें भी लिखी जा रही हैं, मतलब और लिखी जा सकती हैं, बट शुरुआत अच्छी हो चुकी है। और जब इस तरह के लोग मिलते हैं तो कॉन्वर्सेशन आफ्टर द इंटरव्यू जो डॉक हो रही है ऑथर के साथ, उसके बाद जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है, उसमें भी बहुत अच्छी बातें एक्सचेंज होती हैं, सोच विचार होता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, लोगों से कनेक्ट करके अपनी बात उन पर पहुंचाना। और मैं तो एनवायरनमेंट, माइंडफुलनेस किसी ढंग से उस किताब में मुझे कहीं ना कहीं वो दिख ही जाता है, तो आई वीव इट इनटू द क्वेश्चन एंड आस्क। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट your daily life now. So what's your daily routine like now? When you get up in the morning, कैसे क्या करते हो आप? I try to have a healthy start to the day. तो मैंने लेमन ग्रास उगा रखा है, तो सबसे पहले जाके लेमन ग्रास की कुछ पत्तियां तोड़ के लाती हूँ, के लिए चाय बनाती हूँ। और जैसे बताया था, पहले पर्दे खोल के पेड़ों को देखती हूँ, चिड़िया को सुनती हूँ, फिर मेरी 2 बिल्लियां हैं वो उछलती कूदती मेरे पास आ जाती हैं, उनको थोड़ा लाड़ प्यार। फिर मैं अपने पौधों के साथ काम करना शुरू करती हूँ, थोड़ी सी गुड़ाई, पानी डालना, पत्ते सूखे निकालना। पर रिसेंटली मैंने अभी इस उम्र में कत्थक सीखना शुरू किया। वेरी नाइस। हाँ, सो हर हफ्ते 3 बार मैं कत्थक क्लास के लिए जानती हूँ। फिर उसका कुछ रियाज होता है, कुछ पकाती हूँ, कुछ गाती हूँ, कुछ दोस्तों से मिलती हूँ, कुछ हमारा आजकल तो आधा समय हमारा प्रोटेस्ट और यहाँ पेड़ कट रहा है तो भाई फौरन वहां पहुंच जाओ, सवाल पूछने हैं, उसमें बहुत समय निकल रहा है आजकल। अवेयरनेस की जैसे आप बात कर रहे थे कि अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाट वुड your advice be to young people when it comes to sustainability, taking care of the ecology, and what can they do on their own to make sure that they're living in a healthy space? तो कई बार जब हम सोचते थे बहुत हताश होके, सालों से तो मैं बता रही हूँ कि हमारे साथ लोग नहीं होते थे, तो हमने ये डिड्यूस किया था कि अगर बच्चों को पकड़ा जाए, उनको समझाया जाए, उनको नेचर से कनेक्ट किया जाए, तो वो अपने माँ बाप को सिखा सकते। जब बच्चा बोलेगा मुझे एक पेड़ उगाना है घर में, तो माँ बाप उसको मना नहीं करेंगे, या वो सवाल करेगा कि इस पेड़ को आप क्यों काट रहे हो, तो माँ बाप विल बी फोर्स्ड टू थिंक अबाउट इट। तो एक एजुकेशन पे एम्फोसिस होना पड़ेगा। तो जो अब की जनरेशन है, दे हैव टू सीरियसली थिंक कि एक तरफ उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, पर वो अचीव कैसे करनी है, उन्हें बर्नआउट भी नहीं होना, पैसे भी चाहिए, एक सर्टेन लाइफस्टाइल भी चाहिए। तो एक माइंडफुल लाइवलीहुड की तलाश कि आपकी क्या चाहते हैं, उसमें कौन सी गैर जरूरी हैं, कितने में आप गुजारा कर सकते हो, वो अच्छी तरह से सोचकर एक माइंडफुल लाइफस्टाइल। और जैसे छोटी छोटी बातें जो मैं हम सब के लिए कह रही थी कि कितना आप प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हो, कहाँ आप अपना गार्बेज फेंक रहे हो, उस पर विचार करो। कितनी बार तुम अपनी मोटरसाइकिल पर हीरो बनते जिप अराउंड कर रहे हो, उससे अच्छा एक पेड़ उगाओ ना, 4 लड़कियां और तुम्हें एडमायर करेंगी। तो मेक दैट वर्क ना, रियली। लड़कियां भी अब होशियार हो, यू नो, या लड़की भी सौंदर्य सिर्फ मेकअप से नहीं होगा। सुंदर, ब्यूटीफुल इज व्हाट ब्यूटीफुल डज। आप कर क्या रहे हो, जो असली में दिल में बात छुएगी इज योर गुड डीड्स, कुछ अच्छा जो आप दूसरे के लिए करोगे, अपने लिए करोगे, फॉरगेट एवरीबॉडी एल्स। भाई आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, AQI खराब हो रहा है, लैंडस्लाइड्स कितने हो रहे हैं, पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं। The way concretization has grown in Dehradun alone, 600% increase है। Ira, thank you so much for doing this.
We had a wonderful conversation, so many things to learn. Thank you so much for having me, Yash. तो guys, ये थी हमारी conversation with Miss Ira Chauhan. Please do like, share and subscribe to The Mentality. Thanks.